विकास कुमावत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी टावर में स्वागत करता हूं। तो सभी को जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पार्ट 2। पहले पार्ट में हम देख चुके थे कि किस प्रकार प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं और उनका उपयोग वह किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को कई सारी शक्तियां दी गई हैं, जैसे कार्यकारी शक्तियां, विधायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कार्यकारी शक्तियां। तो कार्यकारी शक्तियां यानी कि जितने भी शासन संबंधी कार्य हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर नए नियम भी बना सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति भी की जाती है। इसी के साथ भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक तथा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्ति की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति केंद्र के प्रशासनिक कार्यों तथा विधायिक के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी पीएम और मंत्रिमंडल से ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विधायी शक्तियां। तो वह संसद की बैठक बुला सकता है और कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं, यानी चुनाव होने के बाद और प्रत्येक वर्ष जब पहली बैठक होती है पार्लियामेंट की, उस बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में एक मुख्य योगदान होता है। अब बात करें कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, तब फिर लोकसभा को संबोधित कौन करेगा? तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन का अध्यक्ष बना दिया जा सकता है। और ऐसा ही राष्ट्रपति राज्यसभा में भी कर सकते हैं। यदि राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हैं तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी भी सदस्य को राज्यसभा की अध्यक्षता दे सकता है। और इसी के साथ अगर संसद को भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक पारित करना हो या राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो या फिर नए राज्यों का निर्माण करना हो, तो फिर संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश लेना जरूरी होगी। फिर बात करें वित्तीय शक्तियों की। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फिर बात करें न्यायिक शक्तियों की। तो राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी संबंध में सलाह ले सकता है, परंतु राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाधित नहीं है। यानी कि सलाह दे सकता है उच्च न्यायालय राष्ट्रपति को,
पर राष्ट्रपति उस सलाह को माने ऐसा जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी दोषी की सजा में कमी करवा सकता है, अर्थात माफी प्रदान कर सकता है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो और वह व्यक्ति या वह दोषी अगर राष्ट्रपति से उसकी सजा कम, तो राष्ट्रपति अगर उसका दोष माफ करने लायक हो या उसके दोष के हिसाब से उसकी सजा में कोई कमी की जा सकती है, तो वह राष्ट्रपति कर सकता है। थोड़ा सा दोस्तों स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या अगर किसी दोषी को किसी सैन्य अदालत से सजा मिली हो तो भी राष्ट्रपति इस सजा को कम कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल, किसी सैन्य अदालत से सजा मिलने के बाद भी राष्ट्रपति इस सजा को माफ कर सकता है। फिर बात करते हैं कूटनीतिक शक्तियों की। तो सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे भारत का, हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते हो रहे हैं तो वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। अब बात आती है सैन्य शक्तियों की। तो राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना का प्रमुख होते हैं। यानी तीनों सेनाओं के हेड कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी युद्ध या युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं, परंतु इस घोषणा के लिए उन्हें मंत्रिमंडल से सलाह लेनी होगी। राष्ट्रपति के द्वारा ही जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति की जाती है। अब फिर बात करते हैं आपातकालीन शक्तियां। तो इमरजेंसी पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। इस प्रकार की 3 इमरजेंसी हमारे संविधान में दी गई है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आती है। फिर है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल भी इसे कहा जाता है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आती है। फिर बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आती है। मैंने फाइनेंशियल इमरजेंसी पे एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप मेरी यानी विकास कुमावत की प्लेलिस्ट में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे जरूरी टॉपिक, प्रेसिडेंट की वीटो पावर। तो वीटो पावर प्रेसिडेंट को इसलिए दी जाती है कि मान लो कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ पार्लियामेंट में है, तो वो किसी भी बिल यानी उसके मतलब के बिल को वह पारित कर दें, तो यह राष्ट्र के लिए ठीक नहीं होगा। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति को कुछ पावर दी गई हैं, उनका नाम है वीटो पावर। और वीटो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ना करना। तो वीटो पावर देखिए, वैसे तो 4 प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। बट हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास सिर्फ 3 वीटो पावर होती है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होती है, क्वालिफाइड वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है। तो देखते हैं हम वीटो पावर क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे एब्सोल्यूट वीटो, इसका हिंदी में नाम है अत्यंतिक वीटो। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो भी बिल पार्लियामेंट में पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास विथ होल्ड कर सकते हैं
और एब्सोल्यूट वीटो का सीधा सा मतलब होता है मना करना, मतलब राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी सहमति नहीं देते हैं। तो अब बात आती है बिल की। तो बिल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइवेट बिल और एक होता है पब्लिक बिल। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट बिल में कंफ्यूज होते हैं कि क्या होते हैं प्राइवेट बिल और क्या होते हैं पब्लिक बिल। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्राइवेट बिल यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति बिल लेके आ रहा है जो मिनिस्टर नहीं है, जो मंत्री नहीं है, उसे कहेंगे हम प्राइवेट बिल। और मान लो कोई ऐसा व्यक्ति बिल लेकर आ रहा है जो मिनिस्टर है, तो उस बिल को कहेंगे हम पब्लिक बिल। तो एब्सोल्यूट वीटो का पावर प्राइवेट बिल के केस में राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगर अब मान लेते हैं कि कोई सरकार जब पावर में थी और कोई बिल प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए उस सरकार ने भेजा था, परंतु जब बिल प्रेसिडेंट के पास गया तब इधर सरकार गिर गई और फिर नई सरकार आ गई। तो अब जो नई सरकार आई है वो इस बिल को अप्रूवल करने से मना करेगी, किसको? राष्ट्रपति को। तब भी राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो के माध्यम से इस बिल को मना कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था और 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर वेंकट रमन के द्वारा भी किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सस्पेंसिव वीटो। इसका हिंदी में नाम है निलंबनकारी वीटो। जब कोई बिल पार्लियामेंट से अप्रूव होकर प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इस बिल को पुनः पार्लियामेंट में भेजा जाना चाहिए, कि इसे एक बार और देखो, इसकी जांच करो, तो प्रेसिडेंट उस बिल को वापस पार्लियामेंट में भेज सकता है सस्पेंसिव वीटो के माध्यम से। परंतु पार्लियामेंट से वह बिल या तो संशोधन करके राष्ट्रपति के पास आए या बिना संशोधन के ऐसा का ऐसा बिल वापस पार्लियामेंट राष्ट्रपति को दे दे, तो अब राष्ट्रपति को उसे अप्रूव करना होगा। देखो दोस्तों, अब बात आती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 4 वीटो पावर है। तो उसमें एक वीटो पावर हमने देखी थी, कौन सी ज्यादा है? क्वालिफाइड वीटो पावर। तो क्वालिफाइड वीटो पावर में होता है कि अभी हमने देखा सस्पेंसिव वीटो में कि वो बिल सामान्य बहुमत से वापस आ गया, कहां पर? राष्ट्रपति के पास। यानी कि उस बिल को जब राष्ट्रपति ने वापस पार्लियामेंट में भेजा था तो उस बिल को पुनः पार्लियामेंट से एक सामान्य बहुमत के द्वारा फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है, उसे एक हायर मेजोरिटी से ही पास किया जाना चाहिए और फिर वह राष्ट्रपति के पास आता है। और दोस्तों, मनी बिल पर राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई मनी बिल पार्लियामेंट से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस धन विधेयक यानी मनी बिल को वापस पार्लियामेंट में नहीं भेज सकता। अब बात आती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वीटो पावर, जिसका नाम है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी बिल को अपने पास कितने भी दिन तक सुरक्षित रख सकता है। यानी कि राष्ट्रपति उस बिल पर कोई मंजूरी या कोई नामंजूरी नहीं देता है और उसे अपने पास ही रख लेता है, और ऐसे ही कुछ टाइम बाद वो बिल खारिज हो जाता है और वो बिल कानून नहीं बन पाता है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत के राष्ट्रपति कितने भी दिन तक बिल को अपने पास रख सकते हैं पॉकेट वीटो के माध्यम से, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के माध्यम से किसी भी बिल को अधिकतम 10 दिनों तक ही अपने पास रख सकते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति की पावर ज्यादा होती है। सन 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो एक बिल आया था जिसका नाम था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। तो इस बिल पर ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। जब यह बिल आया था तब राजीव गांधी की सरकार थी और राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। तब इस बिल को ज्ञानी जेल सिंह ने 3 साल के लिए अपने पास रख लिया था। फिर 1989 में राष्ट्रपति वेंकटरमन के द्वारा इस बिल को वापस पार्लियामेंट में भेजा गया था, परंतु तब तक राजीव गांधी की सरकार बदल चुकी थी, यानी कि कोई और सरकार आ गई थी। इसी कारण इस बिल को पार्लियामेंट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। अब बात करें दोस्तों 24वें संविधान संशोधन 1971 की, तो इसके तहत राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का प्रयोग संविधान संशोधन बिल पर नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई बिल संविधान में संशोधन के लिए लाया जाता है तो उस बिल पर राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते। अब बात आती है कि क्या राष्ट्रपति राज्य की विधायिका पर भी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई बिल राज्य की विधायिका में पारित होता है और फिर जाता है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल उसे सुरक्षित अपने पास रख सकता है या राष्ट्रपति के पास उसकी सलाह के लिए भेज सकता है। और फिर अगर राष्ट्रपति उस बिल पर सहमति देता है तो वह कानून बन जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जाना। एक छोटा सा पार्ट और बनेगा राष्ट्रपति का, जिसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की सैलरी क्या होती है, इनको क्या क्या सुविधाएं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।